जय श्री कृष्ण मित्रों, आपने सुना होगा कि कानून सबके लिए एक समान होता है। तो क्या आप मानते हैं कि कानून सबके लिए एक समान होता है? मेरा तो यहाँ इस मामले में ये मानना नहीं है कि कानून सबके लिए एक समान होता है, क्योंकि जो मुझे देखने में आ रहा है उसमें कानून का एक समान रोल मैंने नहीं देखा है। बात यहाँ पर है भाजपा के एक नेता स्वामी चिन्मयानंद की, जिन पर 2011 में शाहजहाँपुर की एक लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने रेप का आरोप लगाया था। उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद की कुछ समय बाद गिरफ्तारी होती है और मीडिया में ये खबरें आती हैं कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल कर लिया है। लॉ छात्रा से रेप के आरोपों में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एसआईटी के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। एसआईटी के सामने चिन्मयानंद टूट गए। उन्होंने पीड़िता से मसाज कराने के आरोपों को लेकर के कई आरोप और कबूल किए। एसआईटी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चिन्मयानंद और पीड़िता के बीच पिछले एक साल में करीब 200 बार फोन पर बातचीत हुई। चिन्मयानंद ने पीड़िता से अश्लील बातचीत करना भी स्वीकार किया है। लगभग वो सारी चीजें स्वीकार ली हैं जो आरोप लगे हैं, और जैसे उन्होंने अपनी मौजूदगी स्वीकारी, उन्होंने अश्लील बातचीत करना स्वीकारा, उन्होंने बॉडी मसाज करना स्वीकारा, यहां तक उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार किया। और बाकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उनके आधार पे और जो उनकी प्रेजेंस है डिजिटली, उसके आधार पे बाकी चीजें निष्कर्ष ये रेप की जो एलिगेशन है इसको भी उन्होंने स्वीकार किया? डायरेक्टली स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो उसको लीड करते हैं। और उन्होंने जब ये कहा कि मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं अपने कृत्य पे शर्मिंदा हूं, दिस इज मोर देन एनफ। 2018 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके ऊपर चल रहे इस रेप केस को वापस ले लिया। एक तरफ बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर रेप के आरोप में घिरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यौन शोषण के आरोपी एक और बीजेपी के नेता चिन्मयानंद से केस वापस लिया जा रहा है। योगी सरकार ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और मोक्ष आश्रम के प्रमुख स्वामी चिन्मयानंद पर दर्ज रेप केस वापस लेने का फैसला किया। आपको बता दें, यूपी में शाहजहांपुर के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है। स्वामी चिन्मयानंद पर क्या आरोप है वो आपको बताते हैं। बदायूं की साध्वी ने 2011 में रेप का आरोप लगाया था। हरिद्वार के आश्रम में बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगा। नवंबर 2011 में चिन्मयानंद पर रेप और जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगा। केस दर्ज हुआ। चिन्मयानंद ने हाईकोर्ट से स्टे हासिल कर लिया। हालांकि केस अभी भी लंबित है। आपको बता दें कि वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं स्वामी चिन्मयानंद। और स्वामी चिन्मयानंद पर केस हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाहजहांपुर प्रशासन का इस बारे में क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। आदरणीय स्वामी जी के विरुद्ध पंजीकृत था, उसमें शासन से वापसी का आदेश प्राप्त हुए हैं और जिसके क्रम में कार्रवाई जो भी अपेक्षित की गई है। और ये सही है कि एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है। और चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली महिला ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी सुनिए। आ रहा था बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, और अब वही भाजपा मेरा केस वापस ले रही है। ये बहुत ही दुखद है। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तत्पश्चात उस उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में चुनौतियां जाती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को पलट दिया जाता है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई चलाई जाने की बात की जाती है। लेकिन आपको बताएं कि अभी तक स्वामी चिन्मयानंद को कोई सज़ा नहीं हुई है, कोई उनके केस का निर्णय अभी तक नहीं आ रखा है और वो जमानत पर बाहर हैं। और यहाँ पर जिस छात्रा ने स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर आरोप लगाए थे, उस लड़की का कहना था कि स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर धारा 376 लगनी चाहिए थी, जो कि 376 न लगा के 376 सी लगाई गई, जो कि 376 के मुकाबले कम गंभीर हैं, जिसमें सज़ा कम है। और इसके बाद मैं कानून का आपको दूसरा पहलू बताऊंगा। दूसरा पहलू ये है, 2013 में आशाराम जी बापू के ऊपर एक लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। ये आरोप लगाने वाली लड़की ने बताया कि 15 अगस्त की रात को उसके साथ आशाराम जी बापू ने
छेड़छाड़ की और उसको ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया। और एफआईआर लिखाई गई 20 तारीख को। What is the problem today that is going around in the country of Asaram Bapu? I want to know. I took up his case for bail and what a howl came. How can you take this man? Man has raped a girl, a young girl. Now if you raped a girl, it should show up in the FIR. But there is nothing in the FIR of rape. The police, upon getting a complaint of rape, sent her to the hospital to get a examination done, and that is part of the trial record. The trial record says that the medical report says not a scratch on the girl, no question of rape whatsoever. And yet they say rape. And that Asaram Bapu was also not there. He was in a marriage 10 kilometers away. And yet, total orchestration. Rapist. Same thing happened with the Kanchi Shankaracharya. He was held responsible for murder of a priest. And I had to intercede there too. And Miss Jayalalitha did it because Miss Sonia Gandhi told her to do it. And she doesn't have the nerve to stand up because she's done so much corruption, any central government can control her. So, I'm saying these are the techniques to delegitimize you. And the goal is, don't let the Hindus unite. That's the goal. जोधपुर में इस केस का ट्रायल चलता है और बापूजी को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। 2013 में 31 अगस्त की रात्रि को जब आशाराम जी बापू को गिरफ्तार किया गया है, उससे लेके आज जून 2023 है, यहाँ तक उनको एक दिन की भी जमानत नहीं दी गई। और उनकी उम्र मैं आपको बता देता हूँ, आज 86 वर्ष की उनकी उम्र हो चुकी है। इस विषय में मैं पहले भी दूसरे वीडियोज में बता चुका हूँ उनके बारे में। तो मैं केवल यहाँ पे यही कहना चाह रहा हूँ कि कानून किस तरह से दोहरा मानदंड अपनाता है। एक तरफ रेप का आरोप है, एक तरफ सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप है, और जहाँ पर रेप का आरोप है वहाँ पर आरोपी को जमानत मिली हुई है, जहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस है वहाँ पर उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। तो इस देश में हमारा कानून किस तरह से दोहरा रवैया अपना रहा है और किस तरह से इस पर लोग इसके शिकार हो रहे हैं, वो ये देखने की बात है। इसी तरह की कुछ और सच्चाई मैं अगले वीडियोज़ में आपके सामने लाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर ये जानकारी आपको सही लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे अगले वीडियो का आने तक इस चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।